नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन लेकर आए हैं आपके लिए पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस क्लास के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु का प्रबंधन व पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है। जैसे डेयरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा एनिमल हस्बेंड्री। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु का प्रबंधन व पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है उसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्न में से विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम है। विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम। अगर बात करें अपन बोस इंडिकस, तो बोस इंडिकस यह देसी गाय का वैज्ञानिक नाम है। अगर बात करें अपन बुबेलस बुबेलिस, जो कि यह रिवर बफेलो यानी कि पानी वाली भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है। अगर बात करें अपन दलदली भैंस का वैज्ञानिक नाम होगा बुबेलस काबोएंसिस। अगर बात करें अपन ओविस एरिस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। पूछा गया है कि विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम होगा, तो यह है बोस टार्टस। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से अरेबियन ऊँट का वैज्ञानिक नाम है। कैनिस फेमिलियरिस, इक्वस कैबेलस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस बैक्टीरियंस। अगर बात करें कैमेलस बैक्टीरियंस की, तो यह 2 कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम होता है, या इसको बैक्टीरियन ऊँट भी कहा जाता है, जिसमें 2 कुबड़ पाई जाती है। अगर बात करें अपन इक्वस कैबेलस, तो यह घोड़ा का वैज्ञानिक नाम इक्वस कैबेलस होता है। इस प्रकार बात करें कैनिस फेमिलियरिस, तो यह कुत्ता का वैज्ञानिक नाम होता है। अपने को पूछा गया है कि अरेबियन ऊँट का वैज्ञानिक नाम, तो अरेबियन ऊँट का वैज्ञानिक नाम होगा कैमेलस ड्रोमेडेरियस। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन, फार्म शुरू करने के लिए कितनी बकरियों के मध्य एक बकरा रखा जाना चाहिए। अगर फार्म शुरू कर रहे हैं तो कितनी बकरियों के मध्य एक बकरा रखा जाना चाहिए। 10 या 20 या 30 या 50। कितनी बकरियों के मध्य एक बकरा रखा जाना चाहिए। अगर बात करें 30, तो 30 भेड़ों के मध्य एक रैम यानी कि एक मेढ़ा रखा जाना चाहिए। अगर बात करें 10 बकरी, तो 10 बकरी के मध्य एक बकरा रखा जाना आवश्यक है। इस प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5th नंबर क्वेश्चन, मादा पशु में गर्भधारण से लेकर प्रसव तक के बीच के समय अंतराल को कहा जाता है। जब मादा पशु गर्भधारण हो जाती है उसके बाद में बच्चा देने तक के अंतराल को क्या कहा जाता है। यौवनारंभ या गर्भकाल या मध्यकाल या मध्यचक्र। अगर यौवनारंभ की बात करें तो यौवनारंभ
जब पशु के जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं और उनकी जनन कोशिका में अंडाणु व शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाता है और पशु गर्भधारण के हेतु सक्षम हो जाता है, उसे अपन कहते हैं यौनारंभ यानी कि प्यूबर्टी कहा जाता है। अगर बात करें अपन मध्यकाल, तो मध्यकाल यानी कि ईस्ट्रस साइकिल। जब मादा पशु नर पशु के साथ संभोग का इच्छुक होता है, इसे गर्मी में आना भी कहते हैं, उसको मध्यकाल कहा जाता है। अगर बात करें अपन मध्य चक्र की यानी कि ईस्ट्रस साइकिल, मध्य चक्र उसे कहा जाता है जो दो मध्यकालों के बीच की अवधि को मध्य चक्र कहा जाता है, जबकि मादा पशु गर्भधारण से लेकर प्रसव तक के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है, गर्भकाल कहा जाता है। इस प्रकार बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कि जानवरों का पानी या कीचड़ में लेटना उस क्रिया को कहा जाता है, वीनिंग कहा जाता है या सकलिंग कहा जाता है या विलोइंग कहा जाता है या पल्सिंग कहा जाता है। अगर बात करें अपन वीनिंग की, तो वीनिंग तो अपन बच्चे को माँ से अलग रखकर पालना, उसे तो अपन वीनिंग कहते हैं। अगर बात करें अपन सकलिंग की, सकलिंग जो कि बच्चे को माँ के साथ रखकर पालना, उसे सकलिंग कहा जाता है। अगर बात करें अपन पल्सिंग जो कि मादा पशु को प्रजनन काल के 2 से 3 सप्ताह पहले अतिरिक्त दाना खिलाना। ये दाना क्यों खिलाया जाता है? क्योंकि उत्पादन बढ़ाने के लिए यह भेड़ में आवश्यक है। अगर बात करें अपन विलोविंग जो कि जानवरों का पानी या कीचड़ में लेटना, उस क्रिया को अपन विलोविंग कहा जाता है। इस प्रकार बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवंथ क्वेश्चन हुआ कि मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गी को कहा जाता है, लेयर्स, रोस्टर्स, ब्रॉयलर या रियरिंग। अगर लेयर्स की बात करें, लेयर्स तो जो अंडे के लिए पाली जाने वाली मुर्गी होती है, उसे लेयर्स कहा जाता है। जबकि रोस्टर्स जो कि 9 से 12 सप्ताह के चूजों को रोस्टर्स कहा जाता है। अब बात करें रियरिंग की, रियरिंग जो कि 4 से 8 सप्ताह के चूजों को रियरिंग कहा जाता है। जबकि बात करें ब्रॉयलर की, ब्रॉयलर जो कि मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को ब्रॉयलर कहा जाता है। इस प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन, मुर्गियों को उनके पेट व आंतों में पाए जाने वाले कृमियों से मुक्त करना क्या कहलाता है? मुर्गियों के उनके पेट में या आंतों में पाए जाने वाले कृमियों से मुक्त करना क्या कहलाता है? उसे डीवर्मिंग कहा जाता है, कैनाबोलिज्म या डीबिकिंग या कैपोनाइजेशन कहा जाता है। बात करें अपन कैपोनाइजेशन जो कि बधियाकरण जो कि मुर्गों की प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देना, बधियाकृत मुर्गे को कैपन भी कहा जाता है। बधियाकृत मुर्गे को क्या कहा जाता है? कैपन कहा जाता है। अगर बात करें अपन डीबिकिंग जो कि यह मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया को
डिबीकिंग कहा जाता है, जो कि यह डिबीकर यंत्र द्वारा मुर्गी के चोंच को काटा जाता है। बात करें अपन कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म जो कि मुर्गियों द्वारा एक दूसरे पक्षी को चोंच मारकर घायल कर देना। किसकी कमी से? ये NaCl की जब कमी हो जाती है मुर्गियों में तो यह एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देती है, इसलिए इसे कैनाबोलिज्म कहा जाता है। अगर बात करें मुर्गियों में उनके पेट व आंतों में पाए जाने वाले कृमियों से मुक्त करना, यह कहलाता है डीवर्मिंग। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन कि एक दिन से 4 सप्ताह के आयु के चूजों को पाला जाता है। कहाँ पर पाला जाता है? ग्रोअर मैनेजमेंट में या ब्रूडर घर में या रियरिंग या क्वेरेटाइन करके। ग्रोअर मैनेजमेंट जो कि ये 8 सप्ताह से अधिक आयु की मुर्गियों को पालना ग्रोअर मैनेजमेंट कहलाता है। बात करें पर रियरिंग जो कि 4 से 8 सप्ताह के चूजों को पाल गृह में पालना, उसे रियरिंग कहा जाता है। जो कि क्वेरेंटाइन तो उसे कहा जाता है जब हम पशु विदेश से अपने देश में लाते हैं, उनको 30 से 40 दिन तक संक्रमित रोगों को पहचान करने के लिए, जांच करने के लिए अलग रखते हैं, उनको उसे क्वेरेंटाइन करना कहा जाता है। जबकि एक दिन से 4 सप्ताह के चूजों को तो ब्रूडर घर में रखा जाता है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 10 प्रसव के कितने दिन तक के दूध को खीस यानी कि कोलोस्ट्रम कहा जाता है? 1 से 3 दिन के दूध को, प्रसव के 5 से 10 दिन बाद, या प्रसव के 5 से 15 दिन बाद, या प्रसव के 3 से 5 दिन बाद। बात करें अपन 5 से 15 दिन। प्रसव के 5 से 15 दिन जो कि 5 दिन पश्चात और 15 दिन पहले जो स्वच्छ व ताज़ा लैक्टियल शरण प्राप्त होता है, उसे तो अपन दूध कहते हैं। जबकि प्रसव के 1 से 3 दिन तक जो दूध आता है उसको अपन कोलेस्ट्रम यानी कि खीस कहा जाता है, 1 से 3 दिन तक। बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन निम्न में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? गाय, भेड़, घोड़ा या ऊंट। बात करें अपन कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है, इसका सही आंसर होगा घोड़ा जो कि जुगाली नहीं करता है। इस प्रकार देखते हैं रूमिनेंट जो कि ये रूमिनेंट जो कि इनका आमाशय 4 भागों में बटा होता है। पहला होता है रूमेन, एक होता है रेटिकुलम, एक होता है ओमेजम, एक होता है एबोमेजम। 4 भागों में बटा हुआ होता है। इस प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आमाशय का वह भाग जो मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है? रूमेन, रेटिकुलम या ओमेजम या एबोमेजम। रूमेन की बात करें तो रूमेन तो आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। अगर बात करें अपन रेटिकुलम जो कि ये आमाशय का सबसे छोटा भाग होता है, अगर बात करें अपन ओमेजम जो कि यह ऊँट में अनुपस्थित रहता है, ऊँट में एब्सेंट रहता है, इसलिए शरीर में पानी का ह्रास होता है और यह 3 से 4 दिन तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। इसलिए ऊँट को सूडो रूमिनेंट भी कहा जाता है, सूडो रूमिनेंट कहा जाता है।
अगर बात करें एबोमेज़म की, तो एबोमेज़म को सत्य आमाशय भी कहा जाता है, ट्रू स्टोमच। अगर आमाशय का वह भाग जो मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है वह रेटिकुलम होता है, जो कि सबसे छोटा भाग होता है। इस प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन, गाय या भैंस का औसत जीवन काल कितने वर्ष का होता है? गाय या भैंस का औसत जीवन काल कितने वर्ष का होता है? 12 वर्ष का, या 15 वर्ष, या 40 वर्ष, या 20 से 23 वर्ष? कितने वर्ष जीती है गाय या भैंस? अगर 12 वर्ष की बात करें तो लगभग भेड़ का औसत जीवन काल जो होता है वह होता है 12 वर्ष। अगर 15 वर्ष की बात करें तो यह होता है बकरी का औसत जीवन काल। बकरी का औसत जीवन काल 15 वर्ष होता है। अगर 40 वर्ष की बात करें तो ऊँट जो है ये 40 वर्ष जीता है। अगर बात करें 20 से 23 वर्ष की तो यह गाय व भैंस का औसत जीवन काल 20 से 23 वर्ष का होता है। तो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 14, घोड़ा में नाड़ी गति ज्ञात की जाती है। घोड़ा में नाड़ी गति कौन सी धमनी से ज्ञात की जाती है? कॉक्सिजियल धमनी से, या फेमोरल धमनी से, या मैक्सिलरी धमनी से, या टिबियल धमनी से? अगर बात करें अपन कॉक्सिजियल धमनी की तो यह गाय व भैंस में नाड़ी गति ज्ञात करने की नाड़ी गति ज्ञात की जाती है कॉक्सिजियल धमनी से। अगर बात करें अपन फेमोरल धमनी से भेड़ व बकरी की नाड़ी गति ज्ञात की जाती है। अगर बात करें अपन टिबियल धमनी से ऊँट की नाड़ी गति टिबियल धमनी से ज्ञात की जाती है। अगर बात करें अपन मैक्सिलरी धमनी, जो कि घोड़े की नाड़ी गति ज्ञात की जाती है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 15, गाय व भैंस का औसत तापमान होता है। गाय व भैंस का औसत तापमान कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस, या 38.5 डिग्री सेल्सियस, या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ए व बी दोनों? अगर बात करें अपन 39 डिग्री सेल्सियस, जो कि यह भेड़ व बकरी दोनों में लगभग तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अगर बात करें अपन 38.5 डिग्री सेल्सियस व 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि दोनों बराबर है। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलेंगे तो 38.5 डिग्री सेल्सियस आएगा, और 38.5 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो वह 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों आंसर होंगे। अगर अपन को फ़ारेनहाइट दे रखा हो, डिग्री सेल्सियस ज्ञात करना हो, तो इसका फॉर्मूला होगा डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9 और फ़ारेनहाइट -32। अगर अपन को डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट ज्ञात करना हो तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 × C + 32। इस फॉर्मूले से आप फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस ज्ञात कर सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा ए व बी दोनों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल के क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्त।